नमस्कार दोस्तों, आज 19 अप्रैल है। बहुत लोगों की शादी की सालगिरह हैं। बहुत शादियों के मुहूर्त भी आज बहुत हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में, मित्रजनों में, परिचितों में जिनके भी जो फंक्शंस हैं, आज बड़े ऑस्पिशियस डे है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब शुरू करते हैं खबरों से। सबसे बड़ी खबर 2 आई है। राजस्थान पत्रिका में तो है कि मंदी के डर से ट्रंप मंद पड़े, लेकिन मैं पहले भी आपको कह रहा था कि इंडिया और चाइना को एक होना पड़ेगा। तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया की जो बड़ी खबर है वो ये है कि चाइना रेडी टू स्टेप अप इंडिया इंपोर्ट्स। भारत में चाइना के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये टैरिफ वॉर शुरू होने के बाद पहला बयान दिया है यहाँ आकर दिल्ली में कि भारत इंडिया की कंपनियों से इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए भी भारत में रास्ता खोलें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टैरिफ आपस में इतने एवरेज स्तर पर हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन जो पॉजिटिव साइंस जिसको भारत को आगे बढ़ाना चाहिए, वो 3 बातें कही उन्होंने, क्योंकि वो भारत के चिंता के विषय हैं तीनों ही। उस पर अगर चाइनीज़ एम्बेसडर ने जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया है पेज नंबर 10 पे टाइम्स ऑफ इंडिया में, पूरा तो मैं आपका समय नहीं लूँगा, पर 3 मुख्य बातें उसकी कि भारत और चाइना को जो अपने डिफरेंसेस हैं और ख़ास तौर से बाउंड्री क्वेश्चंस, उनको बाइलेटरल ट्राइज को कंसल्टेशन और डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि गलवान जैसी घटनाएं नहीं हो जहां हमारे 20 सैनिक मारे गए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि चाइना ने कभी भी जानबूझकर ट्रेड सरप्लस की स्थिति नहीं बनाई, क्योंकि हमारा कंसर्न है चाइना और हमारे बीच में ट्रेड इम्बैलेंस ज़्यादा है। चाइना हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट हमारा कम होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम इंडियन इंपोर्ट बढ़ाने को तैयार हैं, तो इस पर भी आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा, इन्होंने ये कहा है कि चाइना नेवर सीक्स वाटर हेगीमोनी, और वो ये कह रहा है कि वो अपने जो वाटर रिसोर्सेज के जो विकास के कार्य हैं, वो ख़ास तौर से यारलंग जांगू नदी है और एक ब्रह्मपुत्र, उसकी जो नीचे की एरिया जो भारत में पड़ती है, उसमें पानी इत्यादि के बिंदुओं को लेकर के उनका कहना है कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे, नहीं उठाएंगे। तो एक तरह के डायलॉग की शुरुआत है। चाइना चाहे दबाव में कर रहा है, हमको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ये तो सबसे प्रमुख बात थी जिसका मैंने आपका ज़्यादा समय लिया। दूसरा खबर है कि फ्री सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल की पॉलिसी। उड़ान योजना पिछली कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, स्कूलों में फ्री नैपकिन बच्चियों को बांटने की अच्छी योजना है। इसको सुगमता से लागू और तेज़ी से करना चाहिए। उसके पर नैपकिन का डिस्पोजल एक समस्या हो गई है, स्कूलों में, घरों में, गाँवों में बिखरते हैं। उसकी एक पॉलिसी के रूप में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है सरकार। लेकिन मैं समझता हूँ उड़ान योजना जब शुरू हुई थी तभी इसकी पॉलिसी होनी चाहिए थी। अब देरी से सही, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और जल्दी से जल्दी पूरे प्रदेश में इसको लागू करना चाहिए। सभी अखबारों में एक बड़ी दुखद खबर है। एक आर्किटेक्ट जो इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस करता था, उसने एक IAS अफसर हैं कोई मुक्ता राव, उनके पति हैं मिस्टर ढाका, उनके घर का फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेशन किया। उसके सुसाइड नोट के अनुसार 39 लाख रुपए का बिल था, 20-21 लाख का पेमेंट हुआ था। वो कर्ज में दबा हुआ था और वो मैडम पेमेंट नहीं कर रही थी। उसने उसी मैडम की बिल्डिंग से ही कूद करके और अपनी जान दे दी। मैं ऐसे किसी कदम का समर्थन नहीं करता और उनको संघर्ष करना चाहिए था, परिवार से बात करनी चाहिए थी, मित्रों से बात करनी चाहिए थी, पुलिस के पास जाना चाहिए था। ये कदम ठीक नहीं था। उनके बच्चों और पत्नी और वृद्ध माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, कैसे बच्चों का लालन पालन होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 और 5 साल के। उस मुक्ता राव का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो तो IAS अफसर है और उनके पति भी प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। मुख्यमंत्री की एक खबर आई है जिसमें RSS
की भी जुड़ी हुई खबर है राष्ट्रदूत में। तो लेकिन मुख्यमंत्री सारी मंत्रणाएं करने के बाद यहाँ जब आए हैं तो 3 दिन अचानक शेखावाटी चले जा रहे हैं। तीसरे दिन उनकी टास्क फोर्स की मीटिंग होगी यमुना जल को लेकर के। टास्क फोर्स पे तो काम तेज़ी से होना चाहिए, अगर वो करते हैं अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। कितना करते हैं उसका एक्शन प्लान और उसका एक रोड मैप जनता को बताना चाहिए। ये कोई सी भी सरकार बताती नहीं है, इसका मैं समर्थन नहीं करता, चाहे कोई सरकार हो। जनता को मालूम रहना चाहिए कि रोड मैप क्या है। और इसमें निश्चित रूप से अभी तो कल तक तो बातें थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बोर्ड निगमों में नियुक्तियाँ होंगी और मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। कोई तो रहस्य है, या तो आरएसएस और बीजेपी के बीच में राजस्थान को लेकर के मतभेद हैं, नहीं जाने क्या है। बेगू एमएलए की एक वीडियो वायरल हो रहा है, अखबार में भी आया है। टीकाराम जूली जी ने भी वक्तव्य दिया है कि जब बीजेपी के विधायक की पुलिस नहीं मान रही तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। ये खबरें आती रहती हैं। बड़ी खबर है, निर्माण श्रमिकों की छात्रवृत्ति के बच्चों की छात्रवृत्ति आधी लगभग 30 लाख लोगों ने अर्जी दी, करीब 15 लाख लोगों की अर्जी मंजूर हुई है। पत्रिका की खबर के इंटरवेंशन के बाद केस रीओपन हुए हैं और सरकार रिव्यू करेगी। लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों? छात्रों की छात्रवृत्तियां अगर कैंसिल करोगे आप, निर्माण श्रमिक आधार कार्ड जब आपने दे दिया तो फिर उसमें जांच का तो कोई विषय नहीं रहा। आधार कार्ड बच्चे का है ही, अब क्या रिकॉर्ड कम है ज़्यादा है, इसको सरलीकरण करना चाहिए। श्रम मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। आरएएस के इंटरव्यूज़ की खबर है, 21 तारीख से आरएएस के इंटरव्यू है। आज 1.5 साल हो गया भजन लाल जी से आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ। 7 मेंबर होते हैं, उसमें से 2 पद खाली है, एक सस्पेंड है और एक खाली है। ऐसे में कैसे आप परीक्षाओं को, कैलेंडर को मेंटेन कर पाएंगे? आप आरपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करिए। राजपूत सभा ने निंदा की है प्रताप सिंह खाचरियावास जी की। हमारे खाचरियावास जी हैं, मनमोह जी मर्जी है जैसे बोल देते हैं, बाद में वो रियलाइज़ करते होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ राजनीति में सदाशयता, अच्छा भाव और अच्छी भावना और अच्छे भाव और अच्छे विचार और अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकें। राष्ट्रदूत ने बड़ी खबर दी है कि नड्डा की विदाई हो रही है, लेकिन आरएसएस चिंतित है कि नरेंद्र मोदी के रिटायर होने की स्थिति में क्या होगा। अध्यक्ष वो अपनी आरएसएस का कोर रखना चाहते हैं। बीजेपी का आगे का रोड मैप क्या होगा, क्योंकि युवा जो नेतृत्व दिखाई दे रहे हैं उनमें कोई संभावनाएं उनको दिख नहीं रही है। देश जो है वो मोदी जी के स्थान पे अगर किसी को चाहता है तो वो राहुल गांधी जी हैं। ऐसे करके नड्डा की जगह जिसको भी लगाना है अध्यक्ष, क्यों लगाना ही कहता हूँ मैं, इलेक्शन तो है नहीं है, आरएसएस लगाएगी। अब ये भी देखिए, रोचक रहेगा देखना। ये प्राथमिक भूमि विकास बैंक के अवधि पार ऋण की कोई योजना पिछले बजट में, इस बजट में भजन लाल जी ने घोषित की थी। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ गाइडलाइन जारी हुई हैं। अगर मेरा वीडियो किसानों तक पहुंचता है तो वे इस पर गौर करें कि वो अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि ऋण जो है वो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। और सरकार तो ये भी कह रही है कि जो ज़मीन नीलाम हो गई थी उसको भी वापस दिलाएंगे। तो इस पर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी नज़र रखनी चाहिए। अब आप कहेंगे मैं क्या करता हूँ, तो भैया मैं तो रिटायर्ड 65-66 साल का आदमी हूँ, ये जो कर रहा हूँ ये भी एक तरह की सेवा है। अगर आप इस सेवा से खुश नहीं हैं तो धूप में, तेज़ी में, गाँव कस्बों में मुझसे निकल पाना थोड़ा मुश्किल है, क्षमा कीजिएगा। दफ्तर में बैठ के मैं काम कर सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर अवसर देगी तो। चिंताजनक खबर ये भी है कि चपरासी के जो पद हैं 54,000, अब तक 19.5 लाख अर्जियाँ आई हैं, उनमें पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है। अब आप इस देश की स्थिति देख लीजिए बेरोज़गारी की, कि पीएचडी के पास काम नहीं है। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इसका मतलब शोषण होता है कि वो पेंशन के लालच में सरकारी नौकरी में हर कोई आना चाहता है, चाहे चपरासी लगा लो, क्योंकि चपरासी को भी जोड़ तोड़ करके 50,000 रुपये मिल जाते हैं शुरू में। और एक खबर गंगानगर की है, अंग्रेजी अखबार में है कि पिछले 8 महीने में एंटी ड्रग अभियान के तहत 1,000 लोग जो ड्रग सप्लायर्स कह दीजिए
इस तरह का काम करते हैं ड्रग चेन में, वो पकड़े गए हैं। तो अगर ये वही लोग हैं जो ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सख्ती और करनी चाहिए। मैं तो ड्रग्स के मामले में बड़ी साफ मेरे विचार हैं कि पॉलिटिकल विल पावर अगर स्ट्रांग हो तो देश में ड्रग्स पे कंट्रोल लाया जा सकता है, क्योंकि पुलिस जो है यहाँ की वो पूरी तरह पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर नहीं जाती है। और ये एक नेक्सस जो बना हुआ है उसमें पॉलिटिशियंस की जो साइलेंस है वो भी अपने आप में इसको एक बढ़ावा देने का काम करती है। इसी के साथ आज की बात इतनी ही। बहुत बहुत धन्यवाद।